या कंट्रीब्यूशन भुगतान में फेल होता है, ऐसा दोष सिद्धि हो गया तो इस पर अप टू 10,000 का फाइन इम्पोज होगा। उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब मानिए कि 10 जनवरी को फाइन हो गया और कहा गया कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 28 ऑफ जनवरी आप ये पे कर दीजिए। 10 जनवरी को पता चला, उस पर फाइन कर दिया गया। 10,000 रुपया तक है, 9,000 का फाइन हो सकता है, 8,000 का फाइन हो सकता है। तो उस पर मानिए कि लेट कि 9,000 का फाइन कर दिया गया और कहा गया, डेट दिया गया कि आप 28 जनवरी तक ये टोटल पेमेंट क्लियर कर दीजिए। अब हुआ कि वो 28 जनवरी तक फिर से फेल हो गया, 28 जनवरी तक क्लियर नहीं किया पेमेंट। तब कहता है फर्दर डिले आप कर दिए, एक तो डिले किए जिसके चलते फाइन हुआ, अब आप फर्दर डिले कर दिए। तो अगर फर्दर डिले कर दिए ये पेमेंट में, तो अब जो होगा वो इसके बाद यानी कि 28 तारीख के ऑनवर्ड ये पेमेंट नहीं किए, फिर से यहाँ फेल कर गए, तो यहाँ अब जो होगा वह एट द रेट ऑफ ₹1,000 पर डे से एडिशनल फाइन होगा, अतिरिक्त अब जुर्माना आपको देना पड़ेगा। तो पहले 10,000 रुपया तक जुर्माना लगा, यहाँ जुर्माना 10 जनवरी को लगा, 28 जनवरी को कहा गया कि टोटल क्लियर कर दीजिए और फिर फेल कर गए, 28 जनवरी तक टोटल पेमेंट ड्यूज क्लियर नहीं किए। तो अब जो 28 के बाद जो लगेगा वो 1,000 रुपया पर डे के रेट पर आपको लगेगा। 29 को क्लियर किए तो 1,000, 30 जनवरी को क्लियर किए 2,000, 31 जनवरी को क्लियर किए 3,000, 1 फरवरी को किए 4,000, पर डे 1,000 आप जोड़ते रहिए जब तक कि पेमेंट क्लियर नहीं कर देते हैं। जो प्रीमियम या कंट्रीब्यूशन जो पेमेंट करना है उसको 100% क्लियर नहीं कर देते हैं, वो 1,000 पर डे के हिसाब से अब जुटने लगेगा। इस बीच कर दिए, 10 जनवरी से 28 जनवरी डेट दिया गया, इसमें क्लियर कर दीजिए। यहाँ कभी क्लियर कर दिए तो जो एक बार फाइन लगा 9,000 रुपया जो हम लोग माने थे उतना ही आपको देना पड़ेगा। तो ये हमारा है इंश्योरेंस ऑफ ग्रेच्युटी से संबंधित प्रावधान। अब इसके अपने कुछ पार्ट होते हैं, जो ऑथर का रीडर का पार्ट होता है वो होता है आलोचना, और इस कानून को और बेहतर बनाने से संबंधित जो सुझाव है वो होता है, यानी क्रिटिसिज्म और एंड सजेशंस। तो हम लोग पहले से भी जानते हैं कि 3 ऐसा क्रिटिसिज्म है जो हर में अप्लाई हो जाता है। पहला है लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, उचित कार्यान्वयन का अभाव। ये कानून शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, स्कूल, क्लब, ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सब में भी लागू करने की बात किया गया है। अब पूरा स्टडी कर लीजिए, 10 लाख दुकान है तो 10,000 में भी लागू है कि नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क हो जाता है। जहाँ 10 से ज़्यादा आदमी एम्प्लॉयड है, वैसे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट में लागू है या नहीं है, एक रिसर्च का मैटर हो जाता है। तो यहाँ जो है आज भी ये कानून ठीक ढंग से लागू नहीं है। पहला तो क्या इसका सुझाव क्या होगा कि इस कानून को ठीक ढंग से लागू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। तो एक दूसरा, इलिटरेसी
एंड बैकवर्डनेस ऑफ वर्कर्स। देश के अधिकांश श्रमिक क्या हैं? इलिटरेट हैं, अनभिज्ञ हैं, पिछड़ापन है उनमें, यानी कि वे कानून के प्रावधान के संबंध में नहीं जानते। तो जब आप कानून के प्रावधान को नहीं जानते हैं तो वहाँ आप डिमांड नहीं कर सकते। तो यहाँ एक प्रॉब्लम होता है कि अधिकांश श्रमिक जो है कानून के बारे में जानते ही नहीं हैं। इलिटरेट का मतलब कि पढ़े लिखे नहीं से संबंध नहीं है, यानी कानून के संबंध में वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ है, कानून की जानकारी उनको नहीं है, इस सेंस में यहाँ है। अब क्या होना चाहिए, इसका सजेशन क्या होना चाहिए कि इस कानून के संबंध में श्रमिकों को जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वो अपना डिमांड प्लेस कर सके बिफोर द एम्प्लॉयर। नहीं तो पूरा थ्रू आउट सर्विस कर लिया, एम्प्लॉयर से न डिमांड किया, न कभी एम्प्लॉयर इनके डिमांड को सुना। तीसरा जो है वो है कि हर कानून के इंस्पेक्शन की बात की जाती है ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ठीक ढंग से हो, उसके लिए इंस्पेक्टर की बात की जाती है। तो यहाँ हम कहते हैं इनएडिक्वेट नंबर ऑफ इंस्पेक्टर्स। जो कानून के निरीक्षण के संबंध में जो निरीक्षण की बहाली होती है, तो एक निरीक्षक को उनका डेली रूटीन वर्क और इन एडिशनल ये सब कानून के इंस्पेक्शन करना, वो रूटीन वर्क से ही परेशान रहते हैं, ये सब इंस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो एम्प्लॉयर का भी मनमाना चलता है। अगर ये रैंडम टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करते रहते तो इस तरह की समस्या नहीं होती। तो यहाँ हम कहेंगे कि इंस्पेक्टर्स इन एडिक्वेट नंबर शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में निरीक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो ये तीन ऐसा क्रिटिसिज्म है जो जितने भी लेबर लॉज हैं वो सब पर लागू देखा जा सकता है। किसी कानून पर आप इसको लागू कीजिएगा, ये लागू हो जाएगा। अब इसके अलावा जब देखिएगा तो लेंथ ऑफ सर्विस का एलिजिबिलिटी कंडीशन है। कहता है कि 5 इयर्स कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, जबकि जब हम ग्रेच्युटी देते हैं तो पर ईयर सर्विस के रेट पर देते हैं। प्रति वर्ष सेवा के लिए 15 दिन या 7 दिन का वेज देते हैं। तो यहाँ 5 साल लेंथ ऑफ सर्विस क्यों रखा है? एम्प्लॉयर क्या करेगा कि 4.5 साल तक कराएगा काम और 1 दिन 2 दिन सर्विस ब्रेक कर देगा, फिर से काम करते रहिए, फिर से 1-2 दिन सर्विस ब्रेक कर देगा, लास्ट में दिखा देगा डॉक्यूमेंट्स ये आपका तो सर्विस कंटिन्यूअस है ही नहीं है 5 ईयर्स, तो हम कैसे दें? तो यहाँ क्या होना चाहिए कि इसको रिड्यूस करके 1 ईयर कर दीजिए, 1 साल कंटिन्यूअस सर्विस, ताकि एम्प्लॉयर को समस्या नहीं क्रिएट करे। यानी कि लेंथ ऑफ सर्विस को घटा करके 5 साल से 1 साल करिए। कुछ ऑथर कहते हैं 3 साल कर दीजिए, लेकिन 1 साल भी कर देते हैं तो कोई बहुत बड़ा जुल्म नहीं हो जाएगा। 1 साल नहीं तो 3 साल कर दीजिए, लेकिन ये 5 साल बहुत लंबा लेंथ ऑफ सर्विस है एलिजिबिलिटी कंडीशन के लिए, क्योंकि ग्रेच्युटी हम एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए देते हैं। यानी कि द लेंथ ऑफ सर्विस एज एलिजिबिलिटी कंडीशन शुड बी रिड्यूस्ड, यानी योग्यता शर्त के रूप में जो सेवा वर्ष है उसको हमको कम करना चाहिए। एक और इसका बहुत क्रूशियल प्रॉब्लम है, वो है फॉरफीचर इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी।
कल हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि नियोजक के संपत्ति के नुकसान की स्थिति में जब्ती, तो हम लोग ये भी देखे थे कि अगर किसी का मोटरसाइकिल ले जा रहे हैं और उधर से ख़राब करके लाते हैं, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो ये नहीं कहता है कि मोटरसाइकिल में 500 का खराबी ला दिया, 1000 का खराबी ला दिया, वो सीधे कहता है कि मेरा मोटरसाइकिल ख़राब कर दिया। यानी टोटल हमारा जो क्लेम है वो पूरा मोटरसाइकिल के प्राइस पर चला जाता है। 1.5 लाख का मोटरसाइकिल है तो 1.5 लाख पर चला जाता है। वहाँ अगर कहता कि इस मोटरसाइकिल में 1000 का खराबी ला दिया तो क्लेम 1000 का होता, लेकिन वो सीधे कहता है मोटरसाइकिल ही ख़राब कर दिया। तो यहाँ भी एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है कि कहेगा कि 10 करोड़ 1 करोड़ का मशीन ख़राब कर दिया तो क्लेम 1 करोड़ पर चला जाएगा। अगर ये कहता कि मेरे मशीन में 5 लाख का खराबी ला दिया तो क्लेम 5 लाख पर ही जाता। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि ये फिक्स होना चाहिए कि इतना परसेंटेज अमाउंट ग्रेच्युटी से फॉरफिट होगा। ग्रेच्युटी से आप फॉरफिट कर सकते हैं, जब्त कर सकते हैं। एम्प्लॉयर कितना परसेंटेज अमाउंट ग्रेच्युटी का जब्त कर सकता है, यह चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। ये नहीं है तो नहीं है, तो मनमानी होता है एम्प्लॉयर का, जितना है वो फॉरफिट कर लेता है। तो एक प्रॉब्लम है और इसका समाधान ये हो सकता है। अगला जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी की संख्या पर आता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी की संख्या जो है इन एडुकेट नंबर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी। एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग से नहीं बहाल होते हैं, ये किसी को एडिशनल पावर दिया जाता है। इनका अलग से अपॉइंटमेंट नहीं होती है, ये एडिशनल पावर दिया जाता है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी का पावर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये अपना जो जॉब है उसको करना और इस एडिशनल वर्क को भी करना थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। तो यहाँ तो ये पावर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दीजिए एक डिस्ट्रिक्ट में और एरिया बांट दीजिए जिससे कि ये लोड कम हो सके, या इसके लिए अलग से कंट्रोलिंग अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट ही किया जाए। तो अलग से अपॉइंटमेंट करना गवर्नमेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि हम अलग से करें। तो कम से कम एरिया वाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी बना देना चाहिए। इस सेक्टर के लिए ये रहेंगे, इसके लिए ये रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि ये बर्डन वर्कलोड कम होगा। और एक लास्ट हम लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट। फॉर ग्रेच्युटी पेमेंट, यानी उपादान भुगतान की जिम्मेवारी। ये उपादान भुगतान की जिम्मेवारी किसकी होती है? एम्प्लॉयर की होती है। और एम्प्लॉयर को अपना पर्सनल ये अमाउंट को देना पड़ता है। इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयर हर प्रयास करता है कि हमको ग्रेच्युटी नहीं देना पड़े, और बहुत ऐसा एडवर्स सिचुएशन आ सकता है जिसमें ग्रेच्युटी लेने में बहुत विलम्ब होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अलग से ट्रस्ट जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए बना हुआ है उस तरह का बना देना चाहिए, और एम्प्लॉयर उसी में जमा करे और उससे पेमेंट करे। उससे क्या होगा कि एम्प्लॉयर पर रैंडम इकोनॉमिक बर्डन भी नहीं आएगा। मानिए किसी साल एकाएक जो है 500 वर्कर हैं और उसमें से 50 जो है रिटायर कर रहे हों या हट रहे हों, तो 500 में 50 का हटना एम्प्लॉयर के लिए बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। और हर को अगर 20-20 लाख देना पड़े तो थोड़ा सा वो फाइनेंशियली क्राइसिस फील करेगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि कुछ ऐसी व्यवस्था गवर्नमेंट करे जिससे कि एम्प्लॉयर को पेमेंट करने में इकोनॉमिक बर्डन महसूस नहीं हो, नहीं तो इससे उसके ऑर्गेनाइजेशन पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हम लोग का ओवरऑल पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हुआ। थैंक यू।